यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा आवाज कम। चलो, क्या बात है। ऑनलाइन चल रहा है ना? है, वो चल रहा है। डाला हूँ मैंने एक स्ट्रीम की। हाँ हाँ, डाला हूँ मैंने। एक दो तीन सेशन लेंगे। चलो, आ जाओ। कौन कौन मई 25 वाले आइटम है किन लोगों का? और सितंबर 25 वाले बाकी है क्या? क्या बात है, जबरदस्त, आ जाओ। चलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे कौन से पेपर के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं? पेपर नंबर, अरे बोलो, पेपर नंबर 5, राइट? जिसका नाम क्या है बेटा? ऑडिट एंड अश्योरेंस। क्या नाम है बोलो? ऑडिट एंड अश्योरेंस। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसके अंदर आपको 70 मार्क्स का क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं बोलो जल्दी से? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे आपने फाउंडेशन लॉ में पढ़ा था बेटा, आराम से लिखते थे आप, है ना? जो नहीं जमता था लिखना भी, ठीक है। आओ, तो इस बार का पेपर तो बहुत भयंकर आया था ना, सितंबर 24 वाला, बहुत मजा आया था लोगों को। आओ, तो अरे सही में मजा आया था भाई, पेपर जब देखे भाई क्या है करके, ये ऐसा हो गया था, है ना? तो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, और 30 मार्क्स का जो होता है ना, ये एमसीक्यू, या जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? ऑब्जेक्टिव पेपर का नाम इसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए। टोटल अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं आप लोगों के साथ, तो टोटल आपको 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है बोलो? 11। 11 ही चैप्टर्स पढ़ना है, पर जब आप 11 पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे 11, है ना, ऐसा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं बताऊं, सिर्फ 11 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है ऑडिट के अंदर। इसके अलावा हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे ड्यूरिंग दी क्लासेस, हम लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा? तो सबसे पहली बात, आपको एक 200 पेजेस की नोटबुक लगने वाली है। दूसरा, आपके पास एक रफ बुक भी होनी चाहिए। ये रफ बुक क्यों होनी चाहिए, ये मैं आपको ड्यूरिंग दी सेशन बता दूंगा। तीसरा, आपके पास मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब जो मैंने दिया हुआ आपको किताबें, वो मॉड्यूल आपके पास होनी चाहिए। और क्वेश्चन बैंक भी आपको अपने साथ कैरी करना है। मतलब ऑडिट के लिए कितने बुक्स लगेंगी आपको? 4। पहला कौन सा? 200 पेजेस की नोटबुक, ये फेयर नोटबुक होंगी, जिसके अंदर आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे क्लासेस में। दूसरा, रफ बुक होंगी, जिसके अंदर क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरा, मॉड्यूल आप रखेंगे। और चौथा, आपको क्या रखना है? क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी ही चाहिए, मतलब ऑलवेज आपने क्वेश्चन बैंक को कैरी करना है। ओके, अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अप्रोच कैसा रहने वाला है ऑडिट के अंदर, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ऑडिट जो है ये भयंकर थेरी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा 100% थेरी कंसेप्ट, 100% थेरी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल की मदद से आप लोग क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से हम लोग रीड करेंगे। पहले एग्जाम्पल से क्या कंसेप्ट है वो समझ लिया, फिर दूसरा अपन लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को रीड करेंगे एक बार, कि जो हमने पढ़ा वही चीज किताबों में दे रखी है या हमने कुछ और पढ़ा, बराबर? यस। तीसरा, हम लोग उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और चौथा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, पेपर के 1.5 दिन पहले आप पूरे नोट्स को गो थ्रू नहीं कर सकते। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, फाउंडेशन में तो सब्जेक्ट भी छोटे थे, तो भी 1.5 दिन के अंदर पूरा पढ़ के नहीं होता है। तो ऐसे केस के अंदर जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, बराबर ना? मतलब कम समय में मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास होना चाहिए। लगभग लगभग मैं अगर बात करूं तो 200 पेजेस से कम के अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, शुरुआत के 5-7 दिन, 5-7 की जगह 10 पकड़ लो। शुरुआत के 10 दिन जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है ना पहले। जैसे जब आप 11वीं में भी गए होंगे, तो आपको डाउट आते होंगे, यार इसको असेट क्यों बोलते, इसको लाइबिलिटी क्यों बोलते। जब अपने चालू किया था तब उसमें डाउट आते थे, लेकिन आज वो डाउट आते हैं क्या? नहीं आते।
तो 10 से 11 दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा खुद के साथ कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये क्यों हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। यस, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमारा एक और बहुत अमेजिंग अप्रोच ये होता है कि जैसे मैंने जो भी आपको आज पढ़ाया ये मैं कल आते बराबर सबसे पहले आपको रिवाइज करवाऊंगा, फिर हम लोग कोई नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग वो जो नया कंसेप्ट पढ़ा उसके अगले दिन आके उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद कोई नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। हार्डली हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की मदद से हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, तो बहुत कम समय लगेगा रिवाइज करने के लिए, बट बहुत इफेक्टिव होता है। बस आपको एक ही चीज करना है कि जितना मैं क्लास के अंदर आपको 5-6 पेजेस पढ़ाऊंगा उतने 5-6 पेजेस आपने घर पे रिवाइज करके आना है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ ऑडिट ही लेके बैठ जाओ 1.5-2 घंटे, आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट्स है, बाकी सब्जेक्ट के होमवर्क भी रहेंगे, लेकिन ऑडिट को आपको 20 मिनट दिन का तो देना ही पड़ेगा। 10 मिनट रिवीजन के लिए और 10 मिनट आपको डीपीक्यू के लिए। किसके लिए बोलो जल्दी से? डीपीक्यू। अब ये डीपीक्यू क्या होता है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या होता है बोलो जल्दी से? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो थ्योरी का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं, हमें थ्योरी का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना तो कहीं ना कहीं हम लोग है ना उतना प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब एक साथ आप सोच के देखिए, अगर मैं एग्जाम, हमारी क्लासेस हो गई, आपने दोनों ग्रुप पढ़ लिया, आखिरी के 2.5-3 महीनों में अगर आपको ये भी बर्डन हो कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, तो यार ये थोड़ा सा तकलीफदायी हो जाएगा। आप सोच के देखो, है ना। मतलब अपने को क्या करना है, पढ़ाई भी करना है, रिवाइज भी करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। और आप कितना भी बोलो राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है। अगर मैं 7 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूं तो कम से कम 1.5 घंटा मुझे लगेगा लिख के प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो इट्स बेटर कि एक साथ करने के बजाय आज से ही हम लोग रोज एक एक क्वेश्चन करें, या जब किसी दिन क्वेश्चन मिले, किसी दिन ना मिले तो खुद से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रोज हम लोग एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो 100 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी। डेढ़ मतलब 1.5 आवर्स की क्लास होती है, 150 घंटा लगता है ऑडिट को पढ़ने के लिए। तो लगभग लगभग 100 क्वेश्चंस, 100 भी नहीं तो 90 क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और 90 क्वेश्चन मोर देन इनफ है बेटा, मतलब उससे ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। हमारा ऑटोमेटिकली कमांड आ जाता है कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस इतना समझ लिया ना हो जाता है काम, ठीक है। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है जिसको आप क्या करोगे, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, आप डेली रिवाइज करोगे, जो मैंने आपको बताया सुबह मैं पढ़ाऊं शाम में आप रिवाइज करो। और इसके बाद ध्यान रखना है आपको, आपको ऑडिट की एज इट इज लैंग्वेज आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट नहीं करती। जैसे फाउंडेशन लॉ के अंदर आप एज इट इज लैंग्वेज को रट्टा नहीं मार सकते, उसी प्रकार से इंटर ऑडिट के अंदर आप एज इट इज लैंग्वेज को ध्यान नहीं रखेंगे। केवल और केवल कीवर्ड्स जो हमारे शॉर्ट नोट्स में भी मौजूद होंगे, अगर आप उतना भी लिख के आ गए तो आपको मार्क्स पक्के से मिलने वाले हैं। बस सीधी सी बात है, सेंटेंस की फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी उटपटांग फ्रेमिंग कर दी है तो ये नहीं बोल सकते कि मार्क्स दे दो करके, है ना। तो फ्रेमिंग प्रॉपर कर दिए, उसमें कीवर्ड डाल दिए, कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया। अब कैसे आंसर लिखना है वो तो बताऊंगा मैं आपको, बट अगर उसको उतना भी कर दिया ना तो आपको ऑडिट में नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन में जैसा डर लोगों को लॉ से लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगता हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन सेम वैसा डर, मैं डरा नहीं रहा हूं अभी आपको, मतलब पहले दिन थोड़ी डराऊंगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सेम चीज थोड़ा सा ऑडिट के साथ भी होती है। वो इसलिए क्योंकि नया सब्जेक्ट है और इनिशियली एक बार आपके मन में डर बैठ गया ना फिर वो ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले दिन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए तो 2 बार रिवीजन करना, है ना। मैं तो कहता हूँ शॉर्ट नोट्स, अगर आप मेट्रो में कोई आते जाते रहते हैं, कोई कैसे भी, तो ऐसे ही इसमें आप आराम से उसमें रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा एक और बात है ये कि जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस चैप्टर का आपको एक 1 शॉट रिवीजन दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आप एग्जाम तक आपको जितने बार रिवाइज करना है आप उस चैप्टर की मदद से रिवाइज, मतलब वो वीडियो की मदद से आप रिवाइज कर सकते हैं। उससे देखो आप जब घर पे पढ़ने बैठेंगे ना तो हो सकता है उसी उसी रिवीजन के लिए आपको 2 घंटे लगे, लेकिन जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना मुझे पता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, मुझे ये भी पता है कहाँ पे कितना आपको एम्फोसिस कराना है कौन से पॉइंट के ऊपर। तो वो सब चीजें मैटर करेंगी, तो मैं वही रिवीजन आपको 1 से 1.5 घंटे में करवा के दूंगा, समझ रहे। तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है ये बढ़ेंगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वीडियोस देख के ही रिवीजन करना ना,
सेल्फ रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीए इंटरमीडिएट के अंदर, ध्यान रखना। जितनी ज्यादा आपकी सेल्फ स्टडी होंगी उतना ज्यादा बेहतरीन आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो होप सो आप सभी लोगों को ये बेसिक चीजें एकदम क्लियर है बेटा। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी पूछ सकते हैं मुझसे अभी, है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर सर हमें कोई भी डाउट आता है, हम तो क्लास अभी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम तो मई 25 में, कोई बोल रहा है हमारा एग्जाम सितंबर 25 में, तो ऐसे केस में हम डाउट कैसे पूछेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात है आफ्टर क्लास, अब आप तो फेस टू फेस बैठे हैं, तो अगर क्लास खत्म हो गई तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक बार पूरा कंसेप्ट हो गया मेरा पढ़ा के, उसके बाद आप इन दी क्लास भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास के दरमियान पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है यार मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी क्या है बेटा? CAIG सर। क्या आईडी है बोलो? CAIG सर। ये कब जनरली काम में आता है? जब क्लासेस खत्म हो जाती है और उसके बाद भी हम लोग, कभी आरटीपी आती है इंस्टीट्यूट की, एमटीपीज आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कभी आपको रिवीजन से रिलेटेड डाउट है, कभी कोई कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। यस, तो ये 3 तरीके हैं डाउट पूछने के। प्लीज व्हाट्सएप पे मत पूछना, व्हाट्सएप पता नहीं अच्छा नहीं लगता है वो, है ना, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, मतलब वो टेलीग्राम पे बहुत कंफर्टेबल होता है डाउट को सॉल्व करना, ठीक है। तो टेलीग्राम के ऊपर आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं डाउट को, प्लीज लिख के रख लेना ये आईडी को, या आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो CAIG सर, बस इस आईडी के ऊपर आप मुझे कभी भी डाउट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है ड्यूरिंग द क्लास नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो। आप मान लो पढ़ रहे हो घर पे, आपने रिवाइज किया, आपको कोई कंसेप्ट ध्यान नहीं आया, या क्या किसका मतलब है वो ध्यान नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम के ऊपर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। डन है सभी लोगों को? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से मुझे, है ना। यस, ओके। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट मेरे बारे में बता देता हूँ, है ना, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कब सीए बना, ये सब बेसिक जानकारी, उत्सुकताएं रहती है लोगों को, ठीक है। तो देखिए, मैं 22 ईयर्स की एज में, लगभग 2020, जस्ट कोविड से 1 महीने पहले मेरा रिजल्ट आया था, जनवरी 2020 में, है ना, और मैं तब सीए पास आउट हुआ था। सीए फाइनल में मुझे 1 अटेम्प्ट लगा है, बट दैट डजंट मीन कि इससे कोई आपकी ग्रोथ या आपके किसी भी पर्सपेक्टिव पे कोई मतलब ये फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप में से अगर किसी को ऐसा है कि फाउंडेशन में या इंटर में, यार किसी को अगर मान लो ऐसा है, आपने देखा है किसी को कि यार इंटर में इतना उसको ये लग गए, अटेम्प्ट लग गए, तो इससे कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता भाई। मैं आपको बता दूं, आपका सक्सेस, आप किस रफ्तार से ग्रो करोगे, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सीए बनने के बाद बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे तो हम लोग केवल और केवल बुकिश नॉलेज लेते हैं, बट एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो आप आर्टिकलशिप में लेते हैं, और उसके बाद सीए बनने के बाद आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको काम में आता है, और अल्टीमेटली वही आपकी ग्रोथ की रफ्तार देता है आपको। ये इसका ये मतलब नहीं है कि बुक का नॉलेज जरूरी नहीं, हम लोग छोड़ दो बोले किताबें, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपको बुक नॉलेज एक तरफ और दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरफ। जब आप बुक का नॉलेज लेंगे तब जाके ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जब आप प्रैक्टिकल में चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या चीजों को कैसे डील करना चाहिए, ये आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए सर, आ जाओ। ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अगर हम लोग कहें, मैं वैसे तो कैप्स ही पढ़ा हूं, मैं फाउंडेशन भी, इंटर भी, फाइनल कैप्स में है नहीं, तो फाइनल तो डेफिनेटली नहीं पढ़ा, है ना। तो फाइनल में एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस ही होती है पूरी फाइनल के अंदर। तो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप ही मैंने टीचिंग चालू कर दिया था। कैप्स में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने की, तो तभी मैंने टीचिंग चालू कर दिया था। तो टीचिंग लॉन्ग टाइम अगो स्टार्ट हो गई थी। अब फिलहाल मैं बीएसटी नहीं पढ़ाता हूँ, बट अब मैं फाउंडेशन और इंटर के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। बट कैप्स में एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को सीए इंटर ऑडिट पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए सर, आ जाओ। अब ध्यान देना, अब हम लोग चालू करेंगे कौन से, सीधा सब्जेक्ट से चालू करेंगे आज, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट? क्या कहा मैंने, बोलो। व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, कि ये वन नोट का पेज आपको जब भी दिखे, तो आप अपने रफ नोटबुक के अंदर जो जो मैं स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा, आप उसको क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। आपका पूरा के पूरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और साथ साथ में आप उसको कॉपी करते हुए रहेंगे। बिल्कुल भी ध्यान अपना नहीं भटकना चाहिए। ध्यान रखना, क्या होता है थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर
हमारा दिमाग 4 दिशाओं में भागता है, तो वैसा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो आप अगर 2-4 चीजें छूट भी गई तो परवाह नहीं, बट आप साथ साथ में क्या करते हुए चलेंगे, स्क्रिबल करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे बोलो, स्क्रिबल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो जो बातें मैं वन नोट पे बताऊंगा। और दूसरा एक और ऐप यूज करूंगा मैं, नोटेबिलिटी का। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये आपके शॉर्ट नोट्स का पार्ट बनने वाला है। क्या? यस, ये आपके शॉर्ट नोट्स का पार्ट बनेगा। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? है ना? यस, चलिए सर आ जाओ, ध्यान दो। मुझे तो सबसे पहले आप ये बता दो कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ये वर्ड कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। जब आप सीए भी करने का डिसाइड किए होंगे तो कोई ना कोई हम लोग आजू बाजू तो देखते ही है ना कि सीए करता क्या है, तो पता चलता है सीए ऑडिट करता है। तो क्या होता है ऑडिट का मतलब? हाँ बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो ट्रू एंड फेयर मीन्स, ट्रू एंड फेयर मीन्स ये दे रहे हैं क्या? ओके, बाकी और कोई? हाँ, रिकंसाइल करना, अच्छा ओके। और एएस फॉलो किया है कि नहीं, क्या बात है? बाकी 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी चेक करना, वेरी गुड पॉइंट। और आज सब गिरे रहे यार चीजें। हाँ बताओ, और बाकी कोई लड़कियों में से? हाँ, इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है, वही वाला पॉइंट। और दूसरा मिसलीडिंग नहीं है, है ना? हाँ, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स की। ओके, ठीक है। बाकी अच्छा ये बताओ कि हम लोग ये जो ऑडिट वगैरह कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? स्टेक होल्डर्स के लिए बोल रहे हैं, है ना? स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स तो बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और बहुत सारे लोग आते हैं, बराबर ना? यस, क्या बात है यार, आप तो पहले दिन से एकदम भयंकर। चलो आओ देखो क्या कह रहा हूं मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है बेटा, यहाँ पे क्या होता है सुनना। यहाँ पे इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है बोलो? लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। जैसे आप, मैं या हमारे मॉम डैड या कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? शेयर्स खरीद सकता है। किसके? रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता है, बराबर है ना? तो इनडायरेक्टली हमने पैसा लगाया। तो मैं ऐसा यहां पे लिख देता हूं, शेयर होल्डर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैंक वालों ने लोन दिया हो रिलायंस को, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने डिबेंचर लिए हो रिलायंस के और बदले में उनको पैसा दिया हो। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? एक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। क्या होता है बोलो? लोन। जैसे रिलायंस बैंकों से लोन लेती है, उसी प्रकार से अगर रिलायंस आम जनता से लोन ले और बदले में सिक्योरिटी दे तो उसे बोला जाता है डिबेंचर। क्या बोला जाता है बोलो? डिबेंचर। ठीक है, यस, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स, बैंक, डिबेंचर्स, बराबर है? यस, डिबेंचर होल्डर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। और बताइए और किस किस के थ्रू? आप सोच के देखो, जो रिलायंस है बेटा ये अपने कस्टमर्स से भी अटैच्ड है ना? आज आप और मैं हॉटस्टार यूज करते हैं, जो अभी रिलायंस ने मर्ज हो गया रिलायंस के साथ, बराबर है? तो ऐसे केस में हम बहुत सारे रिलायंस के प्रोडक्ट्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जियो सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा, है ना? तो कस्टमर्स है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कंपनी से कनेक्टेड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? यस। इसके अलावा गवर्नमेंट भी तो कनेक्टेड है बेटा कंपनी से। गवर्नमेंट क्यों कनेक्टेड है सर? गवर्नमेंट को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। किससे? कंपनी से। क्योंकि कंपनी धंधा करेंगी तो पैसा कौन कमाएंगी? निर्मला सीतारमन जी। कैसे? टैक्स ठोक के, है ना? यस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? गवर्नमेंट को भी क्या मिला? टैक्स मिला। तो क्या आपको लगता नहीं एक कंपनी के, आप समझना, एक कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? ऐसा बोलो ना, एक कंपनी में बहुत सारे लोग क्या ले रहे हैं बोलो? इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग जिनको कंपनी से लेना देना है ना, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। मतलब स्टेक होल्डर्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, जो ये कहता है कि ऐसे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से अफेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ओके।
अब देखो, अब क्या हुआ, रिलायंस ने एक फाइनेंशियल ईयर में मस्त बिजनेस किया, ठीक है, यस। बिजनेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिलायंस क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट बनाता है, पीएनएल बनाता है। क्या बनाता है बोलो, बैलेंस शीट बनाता है, पीएनएल बनाता है, ठीक है, यस। अब रिलायंस ने इसके अंदर क्या किया, रिलायंस ने बोला कि हमारा 3,000 करोड़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है बोलो जल्दी से, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यस। अब आप बोलोगे वाह सर ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोच के देखो, मुकेश अंबानी ने, यानी कि रिलायंस के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्हें बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला जाता है बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, धंधे को चलाते हैं, धंधे को चलाने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। कौन बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा था, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर्स, या कंपनी के अंदर इंटरेस्ट तो स्टेक होल्डर्स का था। तो अगर मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दूं इन लोगों को, तो आप सोच के देखिए, क्या इन लोगों को कॉन्फिडेंस आने वाला है क्या। मुझे एक बात बताइए, कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मुक्कू ने बनाए हैं बेटा, और उसने क्या किया, उसने दे दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि मुक्कू ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो सही है। आप सोच के देखो, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो मुक्कू तो रियाना के मजे ले रहा था, मतलब शादी भी तो चल रही थी 1.5-2 महीने तक, ऐसा 2-2.5 महीने शादी खत्म नहीं हो रही। तो आप सोच के देखिए कि मैं, आप इमेजिन करके देखिए कि मैं कैसे मान लूं कि मुक्कू का 100% ध्यान था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं ना वो सही बने हैं, वो गलत नहीं बने हैं। मैं कैसे मान लूं इस बात को, क्या आपको भरोसा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो यूजर बोले जाते हैं, क्या बोले जाता है बोलो, यूजर। यूजर को मैं एक और शब्द बोल सकता हूं, इंटेंडेड यूजर। क्या बोला जाता है बोलो, इंटेंडेड यूजर, ठीक है, यस। तो जो इंटेंडेड यूजर होते हैं ना, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्या कहा मैंने बोलो, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। किसको लेके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, बैलेंस शीट को लेके, पीएनएल को लेके, ठीक है। अब आप समझना, अब ऐसे केस में मुकेश अंबानी पूछता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे क्या आ जाए, जिससे लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आ जाए, किसके प्रति, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति। सीधी सी बात है, मतलब ऐसा मुकेश अंबानी क्या करे कि जिससे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर किसको भरोसा आना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को, या जिन्हें मैं बहुत ही अमेजिंग नाम देता हूं, जिनका नाम क्या है बोलो, इंटेंडेड यूजर, है ना, जिन्हें मैं कहता हूं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि इंटेंडेड यूजर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो। तो क्या आपको लगता नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे काम करो ना, एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन को लाओ। क्या करो बोलो, एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन को लाओ जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एकदम अद्भुत नॉलेज है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। ऐसे पर्सन को लाओ और उससे क्या कराओ, उससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कराओ। क्या कराओ बोलो जल्दी से, उससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कराओ, बराबर। और उसके बाद अच्छा मुझे बताइए, अगर आपने प्रोफेशनल पर्सन को लाया, उसने चेक किया, तो वो बदले में कुछ ना कुछ रिपोर्ट देगा क्या। अरे बोलो ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, चेकअप कराते हो, तो आपको कुछ हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता चलता है, रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है, बराबर ना। तो प्रोफेशनल पर्सन को जब बुलाया और बोला उसको कि चेक कर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कुछ इसमें गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, तो जब वो चेक करेगा तो उसके बाद वो क्या देने वाला है बेटा, रिपोर्ट देने वाला है। क्या देने वाला है बोलो, रिपोर्ट देने वाला है। और इस रिपोर्ट से इंटेंडेड यूजर का जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, ये इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। मैं एक और बार रिपीट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार गो थ्रू करो।
यस, चलो क्या कहा मैंने, एक बार आपको रिपीट कर देता हूं मैं फिर से। देखो सर, एक कंपनी होती है, सुन लो बात को। देखो, एक कंपनी होती है, ये कंपनी को, ये कंपनी के कुछ इंटेंडेड यूजर्स होते हैं। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके जब ये हैंडओवर करेंगे इंटेंडेड यूजर को, तो इंटेंडेड यूजर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि एक काम करो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाओ जो एलिजिबल होता है ऑडिटर बनने के लिए। ऐसा लॉ में पढ़ा है कि आप लोगों ने, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में, सेक्शन नंबर 141 141 है ना, यस, सीए प्लस सीओपी वाला ऑडिटर। जो नहीं पढ़े मैं आपको बता दूं, लॉ में आता है आपको कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करता है बेटा, चेक करता है। क्या करता है बोलो, चेक करता है। अच्छा, चेक किसके अगेंस्ट करेगा, पैरामीटर्स के अगेंस्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वहां पे 2 लाख रुपए का, तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए एएस कौन सा आता है, एएस 2 आता है। अरे बोलो ना, इन्वेंट्री वाला, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बराबर है क्या। तो एएस 2 फॉलो किया या नहीं किया, ये कौन चेक करेगा, मैं चेक करूंगा, ऑडिटर चेक करेगा, बराबर है। यस, एक और एग्जांपल, मान लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लांट एंड मशीनरी नजर आ रही है। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 10 लाख रुपए नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को लाने का खर्चा भी लगा था 1 लाख रुपए का, जिसको ये 1 लाख रुपए को कहां पे डाल दिया इन्होंने, पीएनएल में डाल दिया। अब आपने तो पढ़ा हुआ है, असेट को पुट टू यूज करने तक का खर्चा क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो ये ऑडिटर चेक करेगा बराबर से कैपिटलाइज हुआ या नहीं हुआ। समझे क्या बात को। डेप्रिसिएशन के भी अलग अलग रेट्स होते हैं, बराबर ना। लेस देन 180 डेज हुआ तो उसमें 50% ही डिप्रिसिएशन आपको मिलता है। कौन चेक करेगा, ऑडिटर। देखो, बनाने वाला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चले जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस किसको ऑब्टेन करना है, आपको, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब चेक करके इसके ऊपर क्या देने वाला है, रिपोर्ट देने वाला है, तो इस रिपोर्ट के ऊपर इंटेंडेड यूजर का भरोसा होगा और उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि इस रिपोर्ट में क्या होगा, ओपिनियन होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, ओपिनियन होगा। किस बात का ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेकार है। इसका ओपिनियन दिया जाता है किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। किसके अंदर बोलो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, बोलिए मुझे जल्दी से, यस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लॉजिकली सोच के बताना मुझे, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ला रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए, क्या ये रिलायंस का कोई एम्प्लॉय हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता। किसी ने सही कहा, बायसनेस हो जाएगा बहुत, है ना। मुझे बताओ, अगर अनंत अंबानी क्या बना होता, सीए बना होता, है ना, तो ऐसे केस में आप क्या करते, आप उसको, उससे ऑडिट करवाते क्या, रिलायंस का। अरे बोलो नहीं, क्यों, अगेन बायसनेस, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता उसका। सोच पा रहे आप लोग। मान लो मैंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा हूं और मैं उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाता हूं, क्योंकि मेरा स्टेक है उस कंपनी के अंदर, तो क्या मैं अच्छे से ऑडिट करूंगा, क्या नहीं करूंगा। मान लो मेरे पापा के बिजनेस है, मेरे पापा का बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस, अब मैं तो सीए हूं, मेरे पास सीओपी भी है, तो मैं, पापा कहते काम करना, मेरे बिजनेस का ऑडिट तू ही कर ले, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है क्या बेटा, नहीं। क्योंकि मैं क्या रहूंगा, हमेशा बायस्ड रहूंगा। क्या रहूंगा बोलो, बायस्ड रहूंगा। अगर मान लो मुझे कुछ गलत चीजें पता भी चल जाती है, तो मेरा पापा दोस्त, या मेरे पापा मेरा दोस्त, या मान लो कोई भी पर्सन जिससे मैं कनेक्टेड हूं, वो मुझे क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो, इन्फ्लुएंस। इसलिए अब सुनो, क्या बोला जाता है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, ये ऑडिटर का
इंडिपेंडेंट, क्या कहा मैंने बोलो, ये ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मेरा ओपिनियन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनादर। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरा ओपिनियन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनादर पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका नाम पीयूष, पीयूष मेरा बहुत अच्छा खास दोस्त है, पीयूष का कोई बिजनेस है, ठीक है। अब मैं पीयूष के बिजनेस में ऑडिट करने के लिए जाता हूं, मुझे फ्रॉड के बारे में पता चलता है, ठीक है, यस। अब आप सोच के देखो, मैं पीयूष को कहता हूं, पीयूष क्योंकि तुमने फ्रॉड किया है, तुम्हारे कंपनी में 1.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो मुझे इस फ्रॉड के बारे में किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको बता दूं एक बात सारे लोगों को कि 1 करोड़ की एक लिमिट होती है, अगर उसके नीचे का फ्रॉड है तो आप कंपनी को बताते हो, उसके ऊपर का फ्रॉड है तो कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बताते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो मैंने कहा 1.5 करोड़ का फ्रॉड है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। पीयूष का कहना है यार प्लीज ये फ्रॉड के बारे में मत बता, मुझे कल चल के आईपीओ लाना है, अगर तुमने इसके बारे में हो अल्लाह कर दिया ना तो मैं आईपीओ नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि आईपीओ लाने से पहले जो सेबी होता है वो पूरा छानबीन करता है कि आपके कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें वो चेक करता है, ठीक है, यस। अब आप सोच के देखो, अगर पीयूष कोई थर्ड पर्सन होता तो मैं पीयूष की सुनता क्या, मैं तो कंसिडर भी नहीं करता, समझ रहे। पर पीयूष क्योंकि मेरा दोस्त है तो मैंने क्या किया, मैंने, समझना, मेरे ओपिनियन को नीचे रखा उसके विशेष के, उसकी इच्छा क्या थी नहीं बताने की, बराबर, उसके सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, नीचे, और किसको, मेरे ओपिनियन को। अरे आप समझ रहे हैं क्या, है ना। तो जो मेरा ओपिनियन था मैंने उसको क्या रखा, मैंने उसको सबॉर्डिनेट में रखा टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। जो पीयूष की इच्छा थी उसके नीचे मेरा ओपिनियन दब गया, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मतलब मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा जैसा मैंने चाहा था, बराबर है। अरे बोलो ना, यस। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि ऑडिटर का कैसा होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है बोलो, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्या आपको ये बात समझ में इतनी आ गई अभी, है ना, यस। चलो आओ, ध्यान दो। आप सभी लोगों ने, एक बात मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों ने बीइंग ह्यूमन ये नाम सुना होगा, है ना। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है बेटा, जो क्या करती है, जो बिजनेस करती है, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट कैंसर पेशेंट के लिए लगा देती है, ठीक है, यस। अब आप सोच के देखो, सेक्शन 8 कंपनी है, क्या सेक्शन 8 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते होंगे क्या? ऑब्वियस बनते होंगे। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मुझे ऑडिट कराना होगा क्या? ऑब्वियस कराना होगा। आप जानते हो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बाद। अगर वो पैरामीटर फुलफिल नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देती है लाइसेंस को। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा होता है कि आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। क्या नहीं कर सकते बोलो? डिविडेंड। ये फाउंडेशन में भी पढ़ा है आपने, है ना, यस। अब मान लो यहाँ पे जो सलमान है वो कहता है अरबाज से, भाई तेरे मूवी तो वैसे भी नहीं चलती है, तू दिन भर ऐसे ही खाली बैठा रहता है, तो तेरे को पैसा तो लगेगा ना। तो सेक्शन 8 कंपनी से डिविडेंड दिलवाता है बेटा, किसको? अरबाज को। मुझे बताइए क्या वो दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? नहीं। और दिया तो इस बात के बारे में मैं बताऊंगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? लाइसेंस को रिवोक करेगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? बोलिए ना, यस। तो मतलब ये हुआ सर कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कहा मैंने बोलो? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी क्या ऑडिट करना जरूरी है क्या? हाँ सर, ऑडिट करना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ प्लस है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 50 लाख है, तो मुझे बताइए ऑडिट किस में करना होगा? ज्यादा टर्नओवर ज्यादा ऑडिट, ऐसा होता है क्या? नहीं, सब में आपको ऑडिट करना है क्या? हाँ सर, सब में आपको ऑडिट करना है। कंपनी में तो कंपलसरी ऑडिट करवाना है आपको। 1 रुपए का टर्नओवर होगा, डोरमेंट कंपनी होंगी तो भी आपको क्या करवाना है? तो भी आपको ऑडिट करवाना है। समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना, यस। तो मैंने क्या कहा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए ऑडिट, क्या बोल रहा हूं मैं? ऑडिट इज एन, कैसी एग्जामिनेशन है ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, कैसी है बोलो?
independent examination. Audit is an independent examination. किसकी? ऑफ, बोलिए, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है ना? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके होते हैं? ऑफ एन एंटिटी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्यों बोला मैंने? इसमें कंपनी भी आ गई, सोल प्रोप्राइटर भी आ गए, पार्टनरशिप भी आ गए, अरे भैया एओपी बीओएस सब समा गए इसके अंदर। समझ रहे क्या आप बात को? यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसके? ऑफ एन एंटिटी, ठीक है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, मतलब वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, है ना? फिर लिखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। क्या कहा मैंने? बोलो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। मतलब क्या बोला जा रहा है कि छोटी एंटिटी है तो भी ऑडिट, बड़ी एंटिटी है तो भी ऑडिट। लीगल फॉर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एओपी है, सोलो प्रोप्राइटरशिप है, अरे भैया कुछ भी है, आपको क्या करवाना है? ऑडिट करवाना है। क्या करवाना है? बोलो, ऑडिट करवाना है। ठीक है, चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, तो सारे लोग रिपीट करेंगे एक सुर में, एक ताल में, ठीक है? 1 2 3 गो। क्या है? Audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form. ठीक है, आ जाइए अब लिखो, when such an examination is done to express, अच्छा क्या एक्सप्रेस किया जाता है ऑडिटर के द्वारा? ओपिनियन thereon. When such an examination is done to express opinion thereon, to express opinion thereon. पढ़ो एक बार जल्दी से पूरा, चलो 1 2 3 गो। Audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, when such an examination is done with a view to express an opinion thereon. है ना? When such an examination is done to express, या when such an examination is done with a view to express an opinion thereon, एक ही बात है, चलता है उतना। ठीक है, चलिए सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? एक बार देख के रिपीट करो, उसके बाद बिना देखे रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो वन लास्ट टाइम, 1 2 3 गो। Audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, when such an examination is done to express an opinion thereon. बराबर है क्या आपके? अब आपको सारी बातें इसकी समझ में आई है क्या? किसी को ये डेफिनेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको खटक रहा हो, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये समझ में नहीं आया क्या है करके? कोई भी, एनीवन, जल्दी से पूछ लो। पूछो पूछो, चलो सबको समझा है? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब बिना देखे एक बार बोल दो और खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑडिट इज एन, वाह क्या समझा है भाई, कुछ समझ नहीं आया बस, है ना? मजा आ गया है तो चलो मेरे साथ बोलना भी। ठीक है, 1 2 3 गो। Audit is an independent examination of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon. ठीक है, ओके, चलिए
आओ अब ध्यान देना, मतलब इनका कहना है कि एग्जामिनेशन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। किसका एग्जामिनेशन होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होना चाहिए। दूसरा, कोई भी कंपनी हो, प्रॉफिट हो नहीं हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जामिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या दे पाए? ओपिनियन दे पाए। क्या दे पाए? बोलो जल्दी से, ओपिनियन दे पाए। समझ गए क्या? यस सर, डन, ओके। चलिए आ जाइए, अब ध्यान देना। अब आप ये डेफिनेशन को अपने फेयर वाले नोटबुक में लिख लो, फटाक से कॉपी कर लो जल्दी से, डेफिनेशन को खुद से कॉपी कर लेंगे, जल्दी से खुद से कॉपी करो। देखो, एन ऑडिट इज एन, फेयर नोटबुक है अभी आपके पास कि नहीं है आपके पास? है तो भी कॉपी करना है, नहीं है तो भी घर जाके कॉपी करना है, ठीक है? पर जिनके पास है वो तो कॉपी करो कम से कम। आओ, चलो, डन है, लिख लिया आप लोगों ने? आ जाओ, आ जाओ, देखो बुक में देखेंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। मतलब मेन पार्ट जो है वो क्या है बेटा, कि आपको क्या देना है बताइए जल्दी से? ओपिनियन देना है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ओपिनियन के अंदर 3 प्रकार के ओपिनियन होते हैं, अभी मैं आपको बता के रख दूं, ठीक है? ध्यान देना। एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बाद में डिटेल में पढ़ना है। एक है मॉडिफाइड ओपिनियन और एक है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बेसिकली आप ऐसा समझ लो, ये होता है अच्छा ओपिनियन और ये होता है बुरा ओपिनियन। क्या ओपिनियन? बोलो जल्दी से, बुरा ओपिनियन, ठीक है? चलो बाद में जब आएंगे ओपिनियन के बारे में तब एकदम डिटेल में जानेंगे। चलो आ जाओ, अब देखिए, एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Independence here means implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। मतलब क्या? जिस पर्सन ने मुझे अपॉइंट किया है, ऑडिटर को अपॉइंट किया है, मेरा जजमेंट उसके विशेष के सबॉर्डिनेट में जाना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके, अगला, auditor should be independent of an entity whose financial statements are subject to audit so that he can form an opinion without being affected by any influence। क्या काम है ना, बोलो जल्दी से। सर देखिए, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट टू एन एंटिटी, मतलब ऑडिटर अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऐसे एंटिटी से बेटा जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो, ताकि आप क्या दे पाओ, ताकि आप जो अपना ओपिनियन दे पाओ ना, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। डन है क्या? या सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस। अब देखो, अब क्या बोल रखा है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट क्रीपिंग इन ऑफ एनी बायसनेस। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्ट ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है? एक्ट पर्पसली, पर्पसली। और हमारा पर्पस क्या है बेटा? फेयर ओपिनियन देना। क्या पर्पस है? बोलो जल्दी से, फेयर ओपिनियन देना। फेयर का मतलब होता है सही ओपिनियन देना। अगर अच्छा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अच्छा ओपिनियन देना,
अगर बुरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कैसा ओपिनियन देना, बुरा ओपिनियन देना। समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना? यस। तो इनका क्या कहना है, इंडिपेंडेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स की एबिलिटी को क्या करता है बताइए। इंडिपेंडेंस से ऑडिटर जो है ना वो ऑब्जेक्टिवली एक्ट कर सकता है, मतलब उसका जो पर्पस है फेयर ओपिनियन देना, वो पर्पस को आसानी से क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो, फुलफिल कर सकता है। डन है इतना? यस। अब देखो क्या, ये देखिए, an entity whose financial statement is examined need not necessarily be profit oriented like in case of business। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटिटी का क्या होना प्रॉफिट ओरिएंटेड, कुछ नहीं है, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ही हो करके, ये क्या हो सकता है बोलो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एनजीओ हुआ, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ। तो ऑडिट जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल मीडियम लार्ज, आप किसी भी एंटिटी का क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। ये अपने को डेफिनेशन से कैसे समझा, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म। समझे आप बात को, फर्क नहीं पड़ता कि साइज क्या है, फर्क नहीं पड़ता लीगल फॉर्म क्या है, आप क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अगला फर्दर, it can be conducted for any entity irrespective of legal structure, that is such an entity may be proprietary concern, partnership firm, llp, private company, public company, society और ट्रस्ट, या कोई भी कंपनी हो सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। देखो ऑडिट का एक ही पर्पस है और वो पर्पस क्या है, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। क्या पर्पस है बोलो, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। देखिए, क्या आपको लगता नहीं ये जो एनालिसिस है ये क्या है, ऊपर के डेफिनेशन को टुकड़े में बताया है और समझाने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। बराबर है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट ये पूरे पॉइंटर्स के अंदर? एक बार खुद से गो थ्रू करो फटाफट। हाईलाइट उतना ही करना जितना मैं करवा रहा हूं, आप हाईलाइट मत करना, आप पूरी बुक को हाईलाइट कर डालते है ना, तो मत करना वैसा। प्लीज रीड करो। चलो आ जाओ, ध्यान देना, सारे लोग ध्यान देना।
आपके सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? रिलायंस ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। किसका है बोलो? रिलायंस ग्रुप का। ठीक है, आओ ध्यान दो। अब देखो ये है इनका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का तारीख क्या है? देखिए 31 मार्च 2023। ठीक है, आओ देखो क्या सर इनका कहना है कि इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कितने के? 2,32,238। सिर्फ इतने नहीं बेटा, करोड़। ठीक है, आओ उसके उसके बाद उसके बाद देखो 31 मार्च 2022 में इनके पास कितने थे? 2,23,824 करोड़। ठीक है, अब इससे क्या बात समझ में आई है कि जो असेट है उसमें क्या हुई है बताइए मुझे जल्दी से? ग्रोथ हुई है। मतलब इन्होंने और असेट्स को एक्वायर किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और ज्यादा नहीं है, कितने के बताइए मुझे जल्दी से? 9,000 करोड़ के आसपास के है। ठीक है, चलो अगला सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिख रहा है? इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट यहाँ पे 12,900 करोड़ है और इधर कितना है? 15,800 करोड़। अब यहाँ पे कम हुए हो सकता है दो रीजन से इसके। अमोर्टाइजेशन हो सकता है, अमोर्टाइजेशन मतलब डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल असेट। और दूसरा हो सकता है किसी को बेच भी दिया हो करके, सेल भी हो सकता है ना? ठीक है, तो कोई पेटेंट वेटेंट है उसको बेच दिया हो। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। जैसे देखो अगर आप ये भी देखेंगे यहाँ पे किसको? लोन को अगर आप चेक करेंगे तो लोन कितना था पहले? 41,950 करोड़ था और अब कितना हो गया है? 22,448 करोड़। मतलब लोन कम हुआ है कि लोन बढ़ा है बेटा? बोलो ना जल्दी से, कम हुआ है। मुझे एक बात बताइए, ये लोन लिया गया है या लोन दिया गया है? क्या गया है? दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो असेट है आपका, बराबर है ना? तो आपने किसी को लोन दिए होंगे, उसने आपको क्या किया? रीपे किया। क्या किया बोलो? रीपे किया, बराबर है ना? यस, चलो इसी प्रकार से कुछ करंट असेट्स वगैरह भी यहाँ पे आते हैं। फिर इधर साइड आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर मैं आपको लेके आना चाहूंगा कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे सर? हम लोग आएंगे यहाँ पे, हाँ बोरोइंग के अंदर आएंगे हम लोग। तो बोरोइंग देखो पहले कितना था? 1,67,231 करोड़ और यहाँ पे कितना हुआ? 1,35,561 करोड़। बढ़ाया है कि घटाया है बेटा? घटाया। मतलब हमने क्या किया होगा? रीपेमेंट ऑफ लोन किया होगा। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं कि हम लोन को भी रीपे करें और हमारे बिजनेस में भी हम लोग क्या करें? ग्रोथ करें। तो सीधी सी बात है, जब भी बोरोइंग्स या कुछ ऐसा कम होता है जिससे कंपनी का फायदा होने वाले हो, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या होता है? भागता है, मतलब वो ऊपर जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? यस, ओके, चलो। तो इस प्रकार से अब ये कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। अब कंपनी ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए ना बेटा, तो क्या हुआ यहाँ पे? अब देखो ये इन्होंने लिखा भी है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे? एमडी अंबानी, मतलब यहाँ पे मुकेश अंबानी हो गया, मुकेश धीरूभाई अंबानी, है ना? वो इसको साइन कर रहे हैं। एनआर मेसवानी, एचआर मेसवानी जो है ना बेटा, ये लोग है ना चीफ, मतलब ये अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है। ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो ऑल टाइम कंपनी के अंदर काम करते हैं उन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना? लेकिन कभी कभार कुछ लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल टाइम कंपनी में काम नहीं करते, वो अलग अलग, समझ रहे हैं क्या, कंपनी के साथ काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक का बन के रहता है, नॉन एग्जीक्यूटिव को सबका होना है। समझ रहे हैं आप बात को? कंपनी में काम करना है मतलब। ठीक है, आओ। तो ये क्या हुआ? ये जो एनआर और एचआर है इनका नाम ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, आओ। अब काम की बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, जो आपके और मेरे लेने देने की बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेलॉइट, है ना? डेलॉइट के बारे में। और दूसरा चतुर्वेदी एंड शाह एलएलपी के बारे में। ओके, ये लोग कौन है बेटा? नीचे देखो लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, इनका कुछ नंबर वगैरह। अब उस कंपनी के अंदर भी ये जो अभिजीत दामले है और संदेश लड्डा है, इन लोगों ने क्या किया है बेटा? इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया है कि हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑडिटर है, ये जो लोग है, ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी बड़ी गलतियां नहीं है कि उससे आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। देखो आफ्टर ऑल ये भी पर्सन है बेटा, तो ये 100% एक्यूरेसी से कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर अगर ये ऐसा बोले कि देखो मैं 100% तो एक्यूरेसी नहीं दे सकता,
बट मैं अच्छा खासा भरोसा, क्या कहा मैंने, बोलो, अच्छा खासा भरोसा दे सकता हूं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, अच्छे हैं। मतलब ओपिनियन देने के अंदर अच्छा खासा भरोसा दे सकता हूं। अच्छे खासे भरोसे को ट्रू एंड फेयर व्यू बोला जाता है। डिटेल में पढ़ना है अभी अपने को, बस एक आपको आइडिया दे रहा हूं मैं, ठीक है। यस। अब सोच के देखो, अगर ये ऑडिटर है और इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है रिलायंस के, तो सीधी सी बात है कुछ ऐसी चीजें तो चेक की होंगी ना जिससे वो ओपिनियन बना पा रहे। अब समझे क्या मैं जो बोल रहा हूं? सुनो, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, उन्होंने लाके मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, मैं ये बोलूं क्या आंख बंद करके मुझे इस आदमी पर भरोसा है, मैं साइन कर देता हूं करके? नहीं। अरे भैया मैं कुछ चेक तो करूंगा ना। जैसे अगर मुझे कुछ बीमारी है या नहीं है पता करना है, तो ब्लड सैंपल तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो पता चलेगा बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर के पास गए हो तो वो तो चेक करेगा ना आपको। अरे बोलो ना। उसी प्रकार से जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बताने के लिए आप जरा मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता नहीं इन लोगों को भी, यानी कि किसको, ऑडिटर को भी कुछ चीजों को चेक करना पड़ेगा? जब वो चीजों को चेक करेंगे और वो उसमें सही चीजें पता चलेंगी, तो मैं बोलूंगा हाँ, मेरा अब क्या बन रहा है, मेरा भरोसा बढ़ रहा है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आज आपको बताया था कि 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदा हमने और 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन था उसके अंदर, बराबर है क्या? यस। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता हूं और मुझे 11 लाख रुपए का बराबर से डेबिट मिलता है, जब मैं वाउचर्स वाउचर्स मतलब बिल की जो कॉपी है मैं उसको चेक करता हूं, मुझे वहां पे भी 10 लाख का मशीन का बिल, 1 लाख का ट्रांसपोर्टेशन का बिल मिलता है। तो मुझे बताइए ये भी मैच हुआ, ये भी मैच हुआ, क्या आपको लगता नहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है? अरे बोलो ना जल्दी से, हाँ सर बढ़ने वाला है। जैसे आप लोग जब मान लो मैथ्स या इकोनॉमिक्स का पेपर देके आते हो फाउंडेशन के अंदर, उसके बाद आप सजेस्टेड आंसर से यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या कुछ तो भी करेंगे, जिससे अगर अपने आंसर्स मैच हो गए तो अपने को क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। अपने को पता है अपन पास होंगे कि नहीं होंगे करके। बाकी बाहर अपन किसी को बोले यार पेपर तो बहुत टफ था, शायद 40 भी ना मिले, है ना, लेकिन यहाँ रिजल्ट आ रहा है 70 75 80 90 लेके आ रहे, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अपने को पता होता है। पर ये कब अपने को कॉन्फिडेंस मिला कि अपने आंसर सही है बेटा, जब किसी ने बताया और अपन ने जो लिखा वो मैच हुए, बराबर ना? यस। तो ऑडिटर भी क्या करता है, ऑडिटर भी इस प्रकार से चीजों को मैच करता है। क्या करता है बोलो, मैच करता है। जैसे एग्जांपल मान लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप लोग पढ़ते हो ना, जर्नल एंट्री आप लोग पढ़ते थे बेटा, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होती थी, फिर आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल, ऐसे कुछ कुछ चीजें बनाते थे। अरे बोलो ना यार, है ना। यस। अब आप सोचो, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना, अगर आपने एक वाउचर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने सेल वाउचर के बारे में बात करूंगा मैं, है ना, सेल वाउचर, मान लो 1 लाख रुपए का सेल किया कंपनी ने, तो आप क्या चेक करोगे, ये जो सेल हुआ है 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए बराबर से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की क्रेडिट कौन से साइड बेटा, क्रेडिट साइड। अरे यार बोलो ना, पीएनएल के क्रेडिट साइड में सेल में दिखना चाहिए। अगर साल भर में कुछ परचेस किया है तो परचेस में दिखना चाहिए। कुछ पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल के ओपनिंग में दिखना चाहिए। अरे बोलो। और जो इस साल के एंड में स्टॉक बचा वो कहां दिखना चाहिए, सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए। अरे बोलो ना। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, जैसे अगर मैं कहूं मान लो यहाँ पे सेल हुआ है आपका पूरे साल भर में 50 लाख रुपए का, जब आप इनवॉइस चेक करते हो आपको 50 लाख रुपए नजर आते हैं। जब आप परचेस देखते हो तो परचेस हुआ है 30 लाख रुपए का, तो आपको 30 लाख के ही इनवॉइसेस दिखते हैं। इनवॉइसेस मतलब बिल, क्या होता है बोलो, बिल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग से ओपनिंग पता चलेगा, मान लो 5 लाख का आपको ओपनिंग भी दिखता है। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे डालते हो मान लो 10-15 लाख रुपए लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो, 15 लाख रुपए लेते हैं। अब ध्यान देना, अब सेल तो आपके वाउचर से पता चल जाएंगे, बराबर है। यस, फोटो ले रहे हैं तो भाई ऐसा हो गया एकदम, है ना, बस आओ। ओपनिंग बैलेंस तो पिछले बार के क्लोजिंग से पता चल जाएंगे। परचेसेस तो बिल की कॉपी से पता चल जाएंगे, बराबर है ना। तो चेक करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। पर क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख रुपए बोल रहे हैं, ये मैं कैसे पता करूंगा?
क्या करूंगा बोलो, फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब क्या कि जब कंपनी के लोग 31 मार्च पे इन्वेंट्री को काउंट कर रहे होंगे, मैं बोलूंगा अब करो मेरे सामने कैलकुलेट, समझ रहे क्या? अब उनके पास गलती का कोई स्कोप है क्या? नहीं। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप है ना कैडबरी इंडिया का स्टॉक ऑडिट करने के लिए गए हो बेटा, अब वो ऐसे आइटम्स है जो आसानी से गायब किए जा सकते हैं, पर अब एम्प्लॉय के पास, मान लो एम्प्लॉय ने जम के चॉकलेटें खाई है बेटा पूरे साल भर में, अब वो उसने अपना हिसाब रखा है कितनी चॉकलेटें खाई है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में आपको बढ़ा के बराबर अमाउंट बता देगा अगर आप वहां पे नहीं होंगे तो। पर अगर आप वहां पे हो और मान लो 100 डब्बे आपको दिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं 102 डब्बे, आप बोलोगे कहां से 102 डब्बे, 100 ही डब्बे है, अरे बोलो ना जल्दी से, है ना? यस। तो मतलब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि अलग अलग तौर तरीके हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। और अलग अलग तरीकों से अगर सेम कंक्लूजन के ऊपर आप आ रहे हो तो आपको क्या देना होगा, आप अच्छा ओपिनियन ऐसा बोल देना कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा ओपिनियन दे रहा है, अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं कैसा ओपिनियन दूंगा, अच्छा ओपिनियन दूंगा। कैसा ओपिनियन दूंगा बोलो, अच्छा ओपिनियन दूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो अभी मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो कौन से पैरामीटर्स को चेक चेक करेगा, उसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप समझे क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना? यस। कि एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने जाएगा तो वो क्या क्या देखने वाला है। देखो, व्हाट ऑडिटर्स विल चेक, ध्यान देना है यहाँ पे, आराम से पहले सुन लो, मैं आपको समय दूंगा लिखने का, कॉपी कर लेना। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो अकाउंट्स, अकाउंट्स बनती है एंट्रीज से, और एंट्रीज कहां पे जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाती है। कहां पे जाती है बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं सुनो ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से आती है। बहुत सारे पॉइंटर्स आ रहे हैं अभी, अभी ध्यान देना। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं कैप्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हमने क्या खरीदा, हमने ये एक यहाँ पे पीसी खरीदा। ठीक है, ये पीसी मान लो 10,000 रुपए का हुआ। अब ऐसे केस में मान लो हम गए यहाँ पे कंप्यूटर शॉप में, हमने कहा एक पीसी चाहिए, हमने उसको 10,000 रुपए दिया, उसने हमें क्या दिया, बिल दिया, बराबर है। अब इस बिल से होना क्या चाहिए, इस बिल से एंट्री पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो, इस बिल से एंट्री पास होनी चाहिए, किसके अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। किसके अंदर बोलो, बुक्स ऑफ, मतलब अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी मुझे बताना, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी हुआ हो कैश बैंक, बराबर है क्या, अरे बोलो ना, है ना? यस। अच्छा, ये जो एंट्री पास की यहाँ पे देश पांडे सर है, वो जो एंट्री पास करेंगे बेटा, मुझे एक बात बताइए, वो किस बेसिस पर एंट्री पास करेंगे? मैंने 10,000 रुपए दे के आया तो मैं ऐसा बोलूंगा कि डाल दो 10,000 रुपए, मैं बोल रहा हूं इसलिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। बोलेंगे भाई प्रूफ तो बता, अरे कुछ प्रूफ तो बता क्या, तो मैं बोलूंगा उसने हमें क्या दिया था, बिल दिया था। क्या दिया था बोलो, बिल। तो मैं बिल शो करूंगा, और फिर देश पांडे सर बोलेंगे हाँ पेमेंट तो हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे, सुनो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAAE का मतलब क्या होता है बोलो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब ऐसा ऑडिट एविडेंस जो क्या है, जो प्रॉपर है, जो क्या है, सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है। मतलब क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। समझ रहे आप बात को? मैं सेल की एंट्री, परचेस की एंट्री के लिए सेल का रजिस्टर लाऊं साथ में, ये कोई बात हो गई क्या? नहीं। आप समझना। और अगर मुझे एक बात बताइए, अगर ऑडिटर जाएगा तो 100% परचेसेस के ट्रांजैक्शन को चेक करने वाला है क्या? नहीं सर। मैं क्या करूंगा, मान लो 1,00,000 परचेसेस के ट्रांजैक्शन है, मैं 10, मान लो 1,000 तक 1,000-1,500 ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा। अगर वो सही है तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि पूरे ट्रांजैक्शन भी क्या होंगे, सही होंगे। जैसे मम्मी जो है सब्जी बनाती है, तो मम्मी मान लो फॉर एग्जांपल गोभी की सब्जी बन रही है, तो मम्मी क्या करती है, एक गोभी का टुकड़ा निकाल के चेक करती है बेटा, है ना? कि पूरी सब्जी निकाल के एक चेक करते हैं अपन, अरे बोलो ना यार, है ना? एक एक दान, मतलब एक जो है अपन थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के चेक कर लेंगे, अगर वो पक गया है मतलब पूरी सब्जी पक चुकी है। बस वैसा ही ऑडिट का है। मतलब क्या, इतने लाखों ट्रांजैक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको परचेस के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ हैंडफुल ट्रांजैक्शन निकालिए,
नॉन बायस बेसिस पर उनको चेक कर लीजिए, वो अपने आप में आपको पूरे ट्रांजैक्शन का क्या दे देंगे, ओपिनियन दे देंगे। क्या दे देंगे बोलो, ओपिनियन दे देंगे। आप समझ रहे हैं क्या? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से आप क्या पास करते हो, एंट्री। या इनफैक्ट एंट्री आती है ऑडिट एविडेंस से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास की जाती है, बराबर है क्या? यस। और इससे क्या बनते हैं, आपके अकाउंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट, ये सब चीजें किससे बनते हैं, इन बुक्स ऑफ अकाउंट से बनते हैं। किससे बनते हैं बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट से बनते हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे बोलो जल्दी से। तो मैंने देखो 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। पहला क्या, ऑडिट एविडेंस की मदद से एंट्री, एंट्री जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिससे अपने अकाउंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो, अकाउंट्स। और ये सबको चेक कौन कर रहा है, मैं ऑडिटर देखेगा कि इस, जैसे ऑडिटर देखेगा ये एंट्री किससे पास हुई, वाउचर से। तो वाउचर से एंट्री पास हुई, क्या एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गई, तो बैलेंस शीट में कंप्यूटर दिख रहा है क्या, ये कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई भी कंफ्यूजन अभी? बोलो 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 जल्दी से। तो 2 पॉइंट एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे बेटा। पहला क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से एंट्री, एंट्री किस में जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिससे क्या बनते हैं, आपके अकाउंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो, आपके अकाउंट्स बनते हैं। क्या इतना समझ में आ गया? यस। अब देखो, क्या मुझे ये चेक करना है कि कोई भी एंट्री छूटी नहीं होनी चाहिए और झूठी नहीं होनी चाहिए। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो ना, है ना? तो ऑडिटर चेक करेगा क्या, किस बात को चेक करेगा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए, छूटी भी नहीं होनी चाहिए और झूठी भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बोलो, छूटी भी नहीं होनी चाहिए और झूठी भी। सभी लोग बोलो, क्या नहीं होनी चाहिए, छूटी भी नहीं होनी चाहिए और झूठी भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे आप बात को? यस। अब देखो चौथा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर आपने क्या दे के रखा है, इंफॉर्मेशन दे के रखा है जो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। किसी ने शुरुआत में बोला था कि विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग किसने बोला था? क्या होता है विंडो ड्रेसिंग का मतलब? ओके तो मैं जैसे एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट किया तो एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट भी कर सकता हूँ क्या, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? कर सकता हूँ, है ना? और बाकी कोई और बता सकता है विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? क्या बिल्कुल, मतलब कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो आप क्या करना, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना मानो जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या? जैसे हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर। किसके अंदर हुआ था बोलो, सत्यम कंप्यूटर्स के स्कैम के अंदर। उसमें यही हुआ था बेसिकली। क्या हुआ सत्यम, आपको पता है सत्यम कंप्यूटर्स की स्टोरी, है ना? कि क्या हुआ था कि वो जो व्यक्ति है बेटा, वो है ना क्या कर रहा था यहाँ पे, रामलिंगा राजू, है ना? तो वो क्या कर रहा था, वो जो पैसा था उसको डाइवर्ट कर रहा था, हैदराबाद में प्रॉपर्टीज खरीद रहा था, बराबर है? उसको ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट का बहुत धमाकेदार बूम आने वाला है। और वो जो पैसा है वो सत्यम कंप्यूटर्स को डाइवर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाइवर्ट कर रहा था। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत प्रेजेंट कर रहा था। अब आप बोलोगे क्यों गलत प्रेजेंट कर रहा था? इसलिए ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से लोगों से पैसा ले सके और बैंकों से उधार ले सके। जब पैसा आएगा तभी तो बेटा रियल एस्टेट में पैसे डाल पाएंगे, है ना? मतलब जैसे सेल 1 लाख का है तो उसको 5 लाख बताना, है ना? ऐसी सब चीजें कौन कर रहा था, सत्यम कंप्यूटर्स, रामलिंगा राजू बेसिकली कर रहे थे। मतलब वो अपने विंडो ड्रेसिंग कर रहे थे अकाउंट्स का। उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया ना वो क्लियर नहीं दिया, वो एम्बिग्यूअस तरीके से प्रेजेंट किया। इनका कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने ऐसा पढ़ा है, मान लो कोई लॉन्ग टर्म लोन है 30 लाख रुपए का, अगले 1 साल में मुझे 10% का डाउन पेमेंट करना है, यानी कि 3 लाख रुपए पे करना है। तो मुझे बताना नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है बेटा,
नॉन करंट लाइबिलिटीज में 27 लाख आएगा और 3 लाख रुपए कहां पे आने वाली है, करंट लाइबिलिटीज में आने वाली है। ये क्यों करने लगाया, ताकि क्लियर एंड अनएम्बिगुअस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके आने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि अगले 12 महीने में आपको कितना पैसा देना है, उसके बाद आपको कितना पैसा देना है। आपने लॉन्ग टर्म लोन बोल के लिया था, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना है, जिसे बोला जाता है करंट लाइबिलिटीज, वो करंट लाइबिलिटी को आप क्या करोगे, अलग से शो करोगे। क्या करोगे बोलो, अलग से शो करोगे। जो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन आपने कैसे किया, इसके बारे में भी आपको कहां बताना होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना होता है आपके कैलकुलेशन को। आप समझ रहे हैं क्या बात को? ये क्यों बताने लगा है, ताकि आप क्लियर एंड अनएम्बिगुअस कैसा दो, इंफॉर्मेशन दो। क्या दो बोलो, आपके जो फाइनेंशियल्स है ना, वो इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, सीएफएस आता है, सोकी मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, है ना, पढ़ा है ना ऐसा कुछ, तो भी पढ़ा, कंसोलिडेशन हुआ है आपका, तो पढ़ा होगा ना ऐसा सोकी, शायद हो सकता है। फाइन, हाँ कौन बोल रहे हैं हाँ करके, हाँ लॉ में तो पढ़ाई है आपने, पर इसके अलावा सोकी पढ़ा है क्या आपको, है क्या इंटर में, हो सकता है फिर फाइनल में हो वो, ठीक है। फाइनल में कंसोलिडेशन में इंड एस जो है ना, आपको तो एएस है शायद, है ना, इंड एस नहीं है आपको, तो इसलिए शायद आपको सोकी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसे होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसे कहते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब चीजों से बनता है क्या, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसमें पेड अप कैपिटल कितने करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ से नीचे है, अरे पढ़ा है क्या, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आती है जो लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा आप टेंशन मत लो, बस आप ऐसा समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें एफएस यानी कि इसके अंदर बैलेंस शीट, इसके अंदर पीएनएल, इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स, इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट, सोकी, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये क्या होने चाहिए बोलो, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। क्या होने चाहिए बोलो, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, ठीक है। ओके, अगला देखिए सर, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू। आ जाओ, अब मैं बताऊंगा आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब होता है। सुनो, मैं बात करूंगा किसके बारे में, पीयूष के बाजू में, प्रतीक के बारे में, ठीक है। प्रतीक, देखो, प्रतीक के पास 10 रुपए है, और समझो ना, और अगर मैं बात करूं, आपका नाम बेटा प्राजक्ता, ठीक है, प्राजक्ता के पास 1000 रुपए है, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रतीक के 5 रुपए इसमें से खो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है, ओके। और प्राजक्ता के भी कितने रुपए खो जाते हैं, 5 रुपए खो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, जोर से कौन रोएगा, आपको रोने की आवाज आ रही है, अरे बोलो ना, जोर से कौन रोने वाला है, प्रतीक। क्या प्राजक्ता जोर से रोएंगी क्या, देखो हो सकता है थोड़े बहुत आंसू वगैरह निकले, एकदम हल्का सा, मतलब वो भी ना निकले, पर जोर, अब सीधी सी, अब आप बोलोगे क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बताइए 10 रुपए में से 5 रुपए क्या अमाउंट था, मटेरियल अमाउंट था। अरे बोलो ना, क्या अमाउंट था बोलो, मटेरियल अमाउंट था, बराबर है ना, यस। और दूसरा, 1000 में से 5 क्या मटेरियल अमाउंट था क्या बेटा, नहीं, ये मटेरियल अमाउंट नहीं था, तो प्राजक्ता जोर से नहीं रोई, ठीक है, यस। अब आप सोच के देखो, जब ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, ठीक है ना, ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, तो मुझे बताइए, क्या वो 100% ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है क्या, क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप सोचो, आप और मैं गए रिलायंस का ऑडिट करने के लिए, अपने को ये पूरा जन्म कम पड़ेगा 1 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि 2,32,000 करोड़ के तो उसके क्या है, क्या है, प्लांट मशीनरी है, सिर्फ एक ही असेट का एक पोर्शन कवर हुआ है बेटा, और उसको अगर अपन चेक करते बैठेंगे 100% तो हो गया, फेल हो जाएंगे अपने, समझ रहे क्या, यस। तो ऑडिटर जो है ना बेटा,
वो क्या देता है, वो 100% भरोसा कभी नहीं देता। ऑडिटर जो है ना वो क्या देता है, अच्छा, बोलो जल्दी से, क्या, अच्छा खासा भरोसा देता है। मतलब वो ये बोलता है कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं ना, मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्या नहीं है बोलो, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, गलती। क्या होता है बोलो, गलती। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, कि ऐसी गलती जिससे फर्क पड़ता हो। जैसे 5 रुपए जब खोए तो पीयूष को रोना, पीयूष बोल रहा हूं, किसको, प्रतीक को रोना आया। समझ रहे आप बात को, क्यों, क्योंकि वो मटेरियल अमाउंट था। तो अगर, तो यहां पे ऑडिटर क्या बोल रहा है, मैं जब ऑडिट करने आऊंगा ना तो मैं 100% ओपिनियन नहीं देने वाला हूं। मैं क्या दूंगा बताइए जल्दी से, मैं अच्छा खासा भरोसा दूंगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कुछ ऐसी गलती नहीं है जिससे आप सारे स्टेक होल्डर्स को फर्क पड़े। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा ऑडिटर बोल रहा है। समझे क्या आप बात को, यस। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बोला जाता है बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब ऑडिटर जो है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू बताता है। क्या, बोलो जल्दी से, ट्रू एंड करेक्ट व्यू बताता है क्या, नहीं सर नहीं बताता। क्या कहा मैंने, बोलो, नहीं सर नहीं बताता। तो आपको समझ में आया क्या, मतलब सीधी सी बात है, ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा तो वो 100% ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन छूट गए हो, कुछ ट्रांजेक्शन एंटिटी ने ही रिकॉर्ड नहीं किए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं चेक तो उसे कर सकता हूँ जो रिकॉर्ड हुए, जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए कैसे चेक करूंगा मैं, है ना। तो ऐसे इसमें बोला है कि मैं अच्छा खासा भरोसा दे सकता हूँ फाइनेंशियल्स के ऊपर कि इसके अंदर कोई भी मटेरियल गलतियां नहीं है। मटेरियल का मतलब होता है जिससे आपको फर्क पड़ता है, ऐसी गलतियां इसके अंदर है क्या, नहीं सर नहीं है। अभी जैसे देखो, अदानी के बारे में बात करेंगे। अदानी के इसमें जब भी वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है बेटा, उसका शेयर प्राइस नीचे गिरता है। क्यों, क्योंकि उसके जो एलिगेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो मटेरियल एलिगेशंस होते हैं। आप समझ रहे हैं क्या। लेकिन मान लो ऐसी कोई चिल्लर रिपोर्ट आ गई, कोई मान लो अपने इंडिया के न्यूज चैनल वालों ने कोई रिपोर्ट दे दिया, कोई शेट तक है इंडिया के न्यूज चैनल को बेटा, कोई ध्यान देता क्या उनको, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती वो किस किस से, कि वो पाकिस्तान से छोड़ के आ गई सचिन के लिए, है ना। उन, अरे यार वो वही तो, आप सोचो ना, 3 महीने बेटा उसी के वो चला रहे थे। मैं तो मतलब क्या बताऊं अब, है ना। इलेक्शन आ गए तो फिर चालू हो जाते हैं उनके, वो कार्टून बनाते और फिर वो डांस कर रहे और कुछ कुछ कर रहे, है ना। आओ, तो अगर इंडिया के न्यूज चैनल दे तो हमें फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं, हाँ जानते बोल रहे हैं। लेकिन अगर बाहर की कोई स्ट्रांग एजेंसी एलिगेशंस लगाए तो हमें फर्क पड़ता है क्या, हाँ सर हमें फर्क पड़ता है ना, अरे बोलो ना, हाँ सर फर्क पड़ता है। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा कि मटेरियल में हमें फर्क पड़ रहा है, मतलब वो मटेरियल बात है, ठीक है। तो इनका क्या, ऑडिटर सुनो ना, ये क्या बोल रहे हैं कि देखो हम जानते हैं कि गलतियां तो रहने ही वाली है, ह्यूमन एरर तो हर जगह रहने वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता विदाउट गलती कुछ हो जाए करके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर गलती इतनी बड़ी नहीं है जिससे क्या हो रहा है, जिससे ओपिनियन बदला जाए। क्या कहा मैंने, बोलो, गलती इतनी बड़ी नहीं है जिससे क्या बदला जाए, ओपिनियन बदला जाए, ठीक है। चलिए, तो इसे ट्रू एंड फेयर व्यू बोला जाता है। अब अगला देखो, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कौन सा, लोन वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्या था वो बताइए, 30 लाख रुपए का लोन था बेटा, जिसका 10% आपको डाउन पेमेंट करना है अगले 12 महीनों में। तो आप इसको क्या करते हो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप बताओगे 3 लाख रुपए, है ना, नहीं सॉरी कितना, 27 लाख रुपए। और करंट लाइबिलिटी में आप कितना बताओगे, 3 लाख रुपए। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहली बात तो लाइबिलिटी में बताया मतलब प्रॉपरली क्लासिफाई किया, नॉन करंट में डाला मतलब डिस्क्राइब किया, और जब आपने अमाउंट बताया मतलब डिस्क्लोज किया। क्या किया बोलो, डिस्क्लोज किया। मतलब क्या होना चाहिए, सीडीडी। क्या होना चाहिए बोलो, सीडीडी। क्या होना चाहिए बोलो, सीडीडी। मतलब क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, ठीक है। आ जाओ, पहले आप आराम से इसको कॉपी करो बुक में, देन फिर उसके बाद मैं आपको फिर से पूरा रिवाइज करवाता हूं जो अपन ने अभी पढ़ा है। बस जब आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो तो सोच सोच के लिखना कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आपकी अभी भी सुबह 7 बजे क्लास रहती है क्या?
सबकी कि सितंबर वालों की नहीं होंगे ना? बच गए भाई। कितनी ठंडी है 7 बजे। जो पूछो। SAAE का फुल फॉर्म है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एक काम करो, आपके बुक के लास्ट पेज पे जाओ, वहां पे लिखो शॉर्ट फॉर्म्स। पहला डालो BOA। BOA का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड पॉइंट में डालो SAAE। लास्ट में पहला पॉइंट डालो BOA यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड पॉइंट डालो SAAE यानी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अभी धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाएंगे ये टर्मिनोलॉजी से 2-4 दिन में। क्या बोले? कौन सा SAE बोलो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया। तीसरा पॉइंट डाल दो FS। FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FS का बड़ा इजी है वैसे, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट लिखना है जिसको लिख दो। FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो हो गया क्या सब लोगों का? हाँ बोलो बेटा। नीचे करो, स्क्रॉल करो। चलो डन है। सबका हो गया बेटा? बोलो यस। चलिए आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे। देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग। ऑडिटर क्या क्या चेक करता है सर जब वो ऑडिट करने जाता है? तो सबसे पहला वो क्या चेक करता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से एंट्री, मतलब ऑडिट एविडेंस से एंट्री पास हो। एंट्री कहां पे पास होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिससे क्या बनाए जाते हैं? अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बोलो अकाउंट्स। तीसरा क्या बोलता है? कोई भी चीजें छूटी नहीं, कोई भी चीजें झूठी नहीं। चौथा क्या बोलता है? कि सर जो फाइनेंशियल्स में इंफॉर्मेशन है वो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ट्रू एंड फेयर देना चाहिए। और फाइनेंशियल्स में जो भी अमाउंट आप दे रहे हो वो प्रॉपरली CDD होना चाहिए, यानी कि क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ अपने बुक के अंदर, आपको क्विकली इसको रीड करवाता हूं। देखो, auditor to see financial statement would not mislead anybody by ensuring that accounts have been drawn upon with reference to entries in the books of accounts। तो books of accounts में जो entries है उसकी मदद से आपने क्या बनाए हैं? accounts को बनाए हैं। अगला,
जो एंट्री आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी है वो उसको सपोर्ट कौन करता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पे आप लिख के रखो इनवॉइस, यहां पे एंट्री में आप लिख के रखो जर्नल, यहां पे आप लिख के रखो लेजर। ठीक है, अगला अब देखो, none of entries in the books of accounts has been omitted in the process of compilation। मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो कोई भी एंट्रीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अगला, information conveyed by the statement is clear and unambiguous। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली CDD, मतलब क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बताए उस प्रकार से आपको क्या करना है? डिस्क्लोज करते हुए चलना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके लिए होते हैं? इसलिए कि किस तरीके से अकाउंट्स आपने बनाने चाहिए उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। एक और होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मतलब किस तरीके से ऑडिटर ने ऑडिट करना चाहिए उसके लिए क्या होता है? बोलो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मुझे बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी के मैनेजमेंट को, बराबर है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किसको फॉलो करना पड़ेगा? ऑडिटर को। किसको? बोलो जल्दी से, ऑडिटर को। ठीक है, अगला, द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करना चाहिए? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। सीधी सी बात है, असेट लाइबिलिटी, ऑपरेशन रिजल्ट का मतलब होता है PNL। क्या होता है? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हो गया बैलेंस शीट। तो ये कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर पिक्चर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर पिक्चर का मतलब क्या होता है? अच्छा खासा भरोसा। क्या होता है? बोलो जल्दी से, अच्छा खासा भरोसा। डन है क्या? सभी लोग बोलो डन है। क्या आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अभी? है ना? चलिए अब देखो, मैं एक बार आपको फटाफट अपने नोट से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। बस हो गया, उसके बाद छुट्टी अपनी। ठीक है, आओ देखिए सर, जो अकाउंट्स है वो एंट्रीज से आने चाहिए। एंट्रीज किस में होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। ओके, एंट्रीज जो है वो किससे आनी चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से आनी चाहिए, बराबर। सर कोई भी एंट्री ओमिट होनी चाहिए क्या? नहीं सर। सर जो फाइनेंशियल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसी हो? क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस हो। सर ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए किसका? बैलेंस शीट और PNL का। बैलेंस शीट मतलब असेट लाइबिलिटी और ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब PNL। और आखिरी में बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज होना चाहिए किसके अनुसार? AS के अनुसार। किसके अनुसार? बोलो, AS। AS इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट AS ही आपको बताता है क्या, कैसे, कब शो करना है, इसलिए बाय AS के अनुसार आपने फाइनेंशियल्स को बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या था कि ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो क्या क्या चेक करेगा? क्या कहा मैंने? बोलो, ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो क्या क्या चेक करेगा, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आज दो सवाल अपन लोगों ने देखे। पहला क्या देखा बताइए जल्दी से? व्हाट इज मेंट बाय ऑडिट, बराबर। और दूसरा देखा अपन ने व्हाट ऑडिटर्स विल चेक, बराबर। मतलब ऑडिटर्स को अगर कॉन्फिडेंस लेना है ऑडिट में तो क्या क्या चीजों को चेक करता है। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी डाउट? फास्ट किसी को लग रहा है ऐसा कोई कि बहुत तेज जा रहे हो करके? मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ अभी। मैं यूजुअली मैं फास्ट बोलता हूँ, बट अभी मुझे थोड़ी तबियत मेरी ठीक नहीं है ना। आप लोग भी थोड़ा बच के रहेगा, बहुत ठंडी आ गई है ना अभी, तो बहुत ज्यादा फ्लू बुखार वो सब बहुत चल रहा है अभी, है ना। यस, बाकी किसी को कोई भी डाउट? लास्ट में बेटा सभी लोगों को समझ रहा है? आप सोए तो नहीं थे लास्ट में, है ना? पिलर के सहारे, पिलर के पीछे पीछे कोई नहीं है ना? अरे वो पहले होता था, वो पहले ना कैब्स धर्मपेट में था बेटा, जब मैं CA इंटर में थे, और सुबह 7 बजे की क्लास होती थी। अब क्या कितनी नींद आती है इस ठंडी के दिनों में? और नींद आती है, और मान लो सुबह कुछ और जहरीला सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, तो फिर तो भाई साहब, तो बराबर वो पिलर के पीछे ऐसा स्पॉट था बेटा कि जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बैठा है नहीं है, तो जिन लोगों को सोना रहता था बराबर वो पहले से बुकिंग होती थी वो जगह की कि कल मैं यहाँ पे सोऊंगा, मैं पहले ही बता रहा करके ऐसा। ठीक है, तो आप में से ऐसा कोई मत करना, ठीक है। हाँ चलो, परफेक्ट है। तो मिलते हैं बेटा कल, है ना। आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। आज आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क वगैरह नहीं दे रहा हूं, कल हम लोग। अच्छा एक बात मैं आपको बताना रह गया, सभी लोग फोन खोलो अपना, सभी लोग फोन खोलो जल्दी जल्दी, क्रोम पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ क्रोम पे फटाफट। हिस्ट्री मत देख रहे, क्या करना है देखो। चलो अब टाइप करो वहां पे bit.ly/IG सर, A फॉर ऑडिट, IG सर, BIT स्मॉल में लिखना, bit.ly/IG सर, A फॉर ऑडिट, MS यानी कि मई और सितंबर, और यहां पे डाल दो 25 और गो कर दो।
खुल जाना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, आया आपके सामने ये ऐसा कुछ? अरे बोला ना, आया क्या सबके इसमें? जिसको नहीं आया वो बाद में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप टैप कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑडिट ट्रैकर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बोलो? ऑडिट ट्रैकर। आपको एक ऐसा ये दिखेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, जैसे आज का अपना लेक्चर नंबर 1 था, तो आज अपन ने जो जो भी पढ़ा मैं वो इस कमेंट सेक्शन के अंदर क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। अब कल चल के, अभी तो अपनी क्लासेस हो जाएंगी 3 महीने बाद, पर उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं समझा, तो आप क्या करना, इस ट्रैकर के ऊपर जाना, कौन से डेट पर हुआ है और लेक्चर नंबर क्या है उसका, L1 L2 क्या है, तो आप सीधा ऐप के ऊपर बैकअप मिलता है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा बैकअप से उसको देख सकते हो, इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। समझ रहे हैं आप बात को? यस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे है ना, बोर्ड नोट्स का आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा। इस बोर्ड नोट्स में जो मैं आपको लिखाता हूं क्लास के अंदर, उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा प्रिंट ही करा लो इसको और आप लिखो ना करके, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है, इनकेस को छूट वूट गया आपका तो प्रॉपर लिख लेना उसको, ठीक है। यस, इसके अलावा और आपको ऐसे एक्सप्रेस तो वैसे आपको किताब मिली होंगी, है ना, जिनको मतलब जो जिनके पास किताब नहीं है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू का भी एक पीडीएफ है। अब क्या होता है, एमसीक्यूज आते रहते हैं ना, जैसे एमटीपी आती है, आरटीपीज आती है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं कुछ कुछ, तो उसके लिए एमसीक्यू का एक अलग पीडीएफ है। एमसीक्यू को आपको अलग से बैठ के, फाउंडेशन जैसा नहीं है कि आज तो दिन भर तेरा भाई एमसीक्यू सॉल्व करेगा, वैसा नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे 70 मार्क का जब प्रिपरेशन होता है तब ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, 30 नंबर्स का भी प्रिपरेशन हो जाता है, कुछ अलग से टॉपिक नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं क्या बात को? सर फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स अलग से आता था 100 नंबर के लिए, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होते थे, तो अपन उसके ऊपर वेटेज देते थे, पर यहाँ पे 70 मार्क के लिए जो पढ़ रहे हैं ना, उसी से क्या बनने वाले हैं, आपके एमसीक्यू बनने वाले। तो यहाँ पे जितने भी अपडेटेड, मतलब हर बार जैसे अभी एग्जाम होगा तो एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ को हटा दूंगा और नई पीडीएफ यहीं पे अपलोड कर दूंगा, और उसमें एग्जाम के जितने भी होंगे एमसीक्यू वो क्या कर दूंगा, उसके अंदर डाल दूंगा। बहुत बड़ी पीडीएफ होगा, एमसीक्यू एमसीक्यू खेलो, है ना, आओ। तो अब ये क्या है, मतलब ये इससे आप क्या कर सकते हो, ये आपके प्रिपरेशन के आखिरी तक आपको ये मदद करेगा लेक्चर ट्रैकर। समझ रहे क्या बात को, है ना, सारे लोग समझे आप बात को? तो आपको नोट्स में दिक्कत हुई, यहाँ जाना है, आपको टॉपिक में दिक्कत हुई, यहाँ जाना है। उसी लेक्चर ट्रैकर के साइड में मैं रिवीजन के लिए यूट्यूब पे रिवीजन पोस्ट कर दूंगा मैं, तो आप क्या करना, यूट्यूब पे इजी हो जाएगा आपके लिए फटाफट रिवीजन को गो थ्रू करना, तो आप यूट्यूब की मदद से रिवीजन कर सकते हो। क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। 2x 4x सब चलता ना उसमें, तो ऐसा थोड़ा सा 2x पे ही देखते हैं अपन तो, है ना, तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा फिर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।